ये बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है नर्वस डिसऑर्डर्स। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने लास्ट पढ़ा था। उसके बाद अब हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड बिलीव मी इट हैज़ बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स सेवरल टाइम्स। ठीक है, और इस लिहाज से आप इसको जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें ये इम्पोर्टेंस इसकी किस तरह से है कि तीनों डिजीजेज आती हैं इसकी, आपको तीनों लिखनी होती है। कोई डायग्राम इसकी ना है ना ज़रूरत है, सिर्फ आपको जो है वो इसमें याद रखना है कि कौन से डिजीज़ किस तरह की है और उसमें कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो इसमें शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली डिजीज़ जो है वो पार्किंसन है, और पार्किंसन आमतौर पे कहा जाता है एक ख़ास बीमारी को जिसको कहते हैं राशा। ये अगर आप लोगों ने सुना हो या आपने बुजुर्गों को देखा हो, क्या है कि हाथों का कांपना, हाथों का ऐसे मूव करना, मोटर फंक्शंस में प्रॉब्लम होना। ठीक है, मोटर फंक्शंस में प्रॉब्लम क्या होना कि आपका हाथ जो है, जो आपके मसल्स हैं वो इस काबिल नहीं रहे कि वो आपके हाथ को स्टैंड स्टिल करवा सकें। देखिए बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेन अगर हमारे जो होते ना मसल्स को हुक्म देता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, नर्व इम्पल्स के जरिए कमांड करता है। ठीक है, उसके अलावा मसल्स की अपनी स्ट्रेंथ भी होती है। तो जो पार्किंसन होती है ना, पार्किंसन डिजीज, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो न्यूरॉन्स और मसल्स हैं उनके दरमियान में जो राब्ता है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा हाथ है या हमारे मसल्स हैं वो एग्जैक्ट वो पोजीशन नहीं ले सकते, वो स्टिफ नहीं रहते, बल्कि मुस्तकिल हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हाथों को कभी वो देता है, नर्व इम्पल्स देता है, कभी नहीं देता। मतलब मुस्तकिल ऐसी सिचुएशन होती है, हमारे मसल्स की पावर लूज हो जाती है। इसका एक और मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें कि कुछ न्यूरॉन्स वर्किंग कर रहे हैं, कुछ न्यूरॉन्स वर्किंग नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब होगा, इसको जरा समझते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका जो न्यूरॉन्स हैं वो एक मसल है, उसके फाइबर्स तक मैसेज ला रहे हैं, ये आपका एक मसल है। ठीक है, और इस मसल में कई सौ कई हज़ार फाइबर्स हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि कोई भी मसल जो है वो बग़ैर वॉलंटरी कमांड्स के वर्किंग नहीं करता। मतलब एक न्यूरॉन जो है वो आता है और वो पूरे मसल पर फैल जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर आ जाए कि जिसमें हमारे ये न्यूरॉन्स ही प्रॉपर वर्किंग ना कर रहे हो, मतलब मसल्स के सम फाइबर्स आर वर्किंग, अदर्स आर नॉट, अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहती। अच्छा, ये तो यूं लग रहा है जैसे मसल का प्रॉब्लम है तो नर्वस क्यों है बेटा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मसल सेहतमंद है, मसल ठीक है, जो बाकी न्यूरॉन्स हैं उनसे मैसेज नहीं आ रहा। मतलब जो मसल वर्किंग कर रहे हैं उन तक आने वाला जो मैसेज है वो नॉर्मल है, जो बाकी न्यूरॉन्स हैं उन तक मैसेज नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को आमतौर पे क्या देखा जा सकता है, चाय का कप पकड़े हुए आप देखें तो इस कदर ज्यादा हाथ बाजू का मूव कर रहा होता है कि चाय छलक जाती है। तो राशा जो है वो ऐसी सिचुएशन में हो जाता है। ऐसे मामलात में ये जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, हैंडलिंग ऑफ थिंग्स काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसकी हम कॉजेज पढ़ते ही देखें। कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी ट्रेमर्स, इनवॉलंटरी ट्रेमर्स होता है झटके। डिमिनिश्ड मोटर पावर डिमिनिश हो जाती है। मोटर पावर एक्चुअली क्या है आपको अच्छे तरीके से पता है कि ब्रेन से मसल तक जो लाने वाली पावर है वो मोटर पावर है। मोटर पावर डिमिनिश हो जाती है, मतलब कि जितनी स्ट्रेंथ से मोटर पावर आनी चाहिए उतनी स्ट्रेंथ से नहीं आती, जितने न्यूरॉन्स के जरिए मसल हमारे होने चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे इस एक आर्म में 4 मसल्स हैं वाज़े तौर पर। कौन कौन से, एक तो हो गए बाइसेप, ट्राइसेप। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस, ये 2 जो हैं वो और मसल्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब आपने जो है वो कोई चीज़ होल्ड करनी हो या आपने अपने हाथ को ऐसे सीधा रखना हो
या आपने जो है वो अपने आप को स्टेबल करना हो, तो आपको बाइसेप ट्राइसेप हेल्प नहीं करते। बाइसेप ट्राइसेप सिर्फ इस एल्बो पे आर्म को ऐसे मूव कर लेंगे, इनका काम स्टेबल रखना नहीं होता। तो फिर ये स्टेबिलिटी कौन देता है? ये स्टेबिलिटी देते हैं ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस। ये हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। ऐसी सूरत में जब मोटर पावर डिमिनिश हो जाती है तो ये जो दोनों मसल्स हैं ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस, ये स्ट्रेंथ नहीं दे सकते। मतलब ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है वाजे, जो पार्किंसन वाजे होती है वो आमतौर पर हाथों में होती है। पैरों में भी होती है, लेकिन वो क्योंकि हमारे सामने नहीं होती। हाथों में तो हम देखते हैं किसी बुजुर्ग ने चाय का कप पकड़ा हुआ और उसका हाथ ऐसे हो रहा है, तो वो उसकी वजह जो है वो डिमिनिश्ड मोटर पावर होती है। ठीक है, इसको देखिएगा, द मेंटल फैकल्टीज आर नॉट अफेक्टेड। दिमागी तौर पे किसी को कुछ नहीं होता। द डिजीज इज बिलीव टू बी कॉज बाय सेल डेथ इन ब्रेन एरिया दैट प्रोड्यूसेस डोपामीन। अब ये एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ डोपामीन इसकी रीजन हो सकती है। लैक ऑफ डोपामीन मतलब इसका क्या है कि इस केस में जो डोपामीन है वो कम हो रही है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन में मौजूद होता है। ठीक है, ब्रेन में मौजूद होता है और बहुत से न्यूरॉन्स की वर्किंग को रोकता भी है और बहुत से न्यूरॉन्स की वर्किंग को एनहांस भी करता है। ठीक है, डोपामीन। अब डोपामीन जो है वो जब काम नहीं करेगा तो इसका मतलब है बहुत सी चीजें जो हैं वो बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और लैक ऑफ डोपामीन की वजह से पार्किंसन डिजीज हो सकती है। ठीक है, और एक बात आपको और बताता हूँ कि डोपामीन अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर हमें डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, इस तरह की डिजीजेस होती हैं। लिहाजा एक इक्विलिब्रियम में अमाउंट उसकी मेंटेन रहनी चाहिए। ये मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल दूंगा। फिलहाल वापस आते हैं जी। अब देखिएगा कि ऑनसेट ऑफ दिस डिजीज 50 से, अच्छा ये जो है ना वो कहता है कि जी ये डिजीज 50 से 60 साल की उम्र के बाद होना नॉर्मल है। आपने देखा होगा बुजुर्गों में, अक्सर बुजुर्गों में ये डिजीज होती है, अक्सर बुजुर्ग हजरात में डिजीज होती है। 60 के बाद ये डिजीज स्टार्ट हो सकती है, 50 के बाद ये डिजीज स्टार्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, तो उसकी सेहत कैसी रही है थ्रू आउट द लाइफ। सो ये एक मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये डिजीज 60 के मतलब ये हो ही नहीं सकती, या ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या ये कोई ऐसी डिजीज है जो ह्यूमन में बहुत रेयर है। नहीं, ये अक्सर हो जाती है। अक्सर बुजुर्ग हजरात जो हैं उनमें ये डिजीज पाई जाती है। ठीक है, स्लोली प्रोग्रेसिव मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। पेशेंट में लिव फॉर मैनी इयर्स। हाँ, हेड ट्रॉमा के केस में भी हो सकती है। इफेक्टिव ड्रग्स, अब देखिए इसका क्योर है। बेटा देखें, आप लोगों ने इस आर्टिकल को डिवाइड कैसे करना है। सबसे पहले आपने इस आर्टिकल को डिवाइड करना है यहां से लेकर और यहां तक। ये आप निशान देख लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर में भी देख लीजिएगा। यहां से यहां तक आप बताएंगे पैथोलॉजी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी, डिजीज की पैथोलॉजी क्या है, रीजन और सिम्टम्स क्या है, ये सारी की सारी यहां से यहां तक है। उसके बाद आप बताएंगे क्योर। ठीक है, इफेक्टिव ड्रग्स सच एज एल डोपा, a naturally occurring protein called glial cell line derived neurotrophic factor has been shown to boost uptake of dopamine when delivered to lab। मतलब उस ये जो एल डोपा है ये एक्चुअली एक ड्रग है जो कि इसके इलाज के लिए यूज होती है। ये ड्रग नंबर 1 है, एल डोपा। ठीक है, दूसरी एक और प्रोटीन है जो दी जा सकती है, ये वो है GDNF। GDNF ग्लायल सेल लाइन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। अब जरा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये GDNF क्या चीज है। बेटा सबसे पहले तो इसका जो है वो वर्ड का मतलब देखिएगा, GDNF। पहली हमने ड्रग कौन सी पढ़ी, एक ड्रग है एल डोपा। ठीक हो गया। अब देखिएगा GDNF में G स्टैंड्स फॉर ग्लायल सेल लाइन, ग्लायल सेल लाइन। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है जी D स्टैंड्स फॉर डिराइव्ड, ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड। N स्टैंड्स फॉर न्यूरोट्रॉफिक, और F स्टैंड्स फॉर फैक्टर। अब आइएगा मैं इसमें आपको सबसे पहले बताता हूं कि ये इस ड्रग का की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। बेटा देखिए, ग्लायल सेल लाइन कौन सी होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे ब्रेन में दो तरह के सेल्स होते हैं। हमारे ब्रेन के सेल्स को अगर हमने सम अप
करना है ना, तो दो तरह के सेल्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। एक होते हैं न्यूरॉन्स, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और दूसरे जो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन से भी ज्यादा होते हैं, वो होते हैं ग्लायल सेल्स। मतलब आप यूं कह लें कि न्यूरॉन्स के अलावा हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होते हैं वो ग्लायल सेल्स होते हैं। अब ग्लायल सेल जो हैं वो क्या करते हैं, दीज एक्चुअली नरिश न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स का ख्याल रखने के लिए होते हैं। मतलब ये न्यूरॉन्स के डॉक्टर्स हैं, ये न्यूरॉन्स का ख्याल रखते हैं, न्यूरॉन्स इनके पेशेंट हैं। अगर न्यूरॉन किसी वजह से डैमेज हो जाते हैं, डैमेज, डिस्ट्रॉय नहीं, डैमेज, अगर न्यूरॉन्स किसी वजह से डैमेज हो जाते हैं तो ये ग्लायल सेल्स उनका ख्याल रखते हैं। और ग्लायल जो है वो कई तरह के, आगे उनकी मजीद टाइप्स हैं, तो अभी फिलहाल उन टाइप्स को छोड़ दें। अब मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये जो ग्लायल सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, दे नरिश द न्यूरॉन्स। अब ये ऐसा जो है फैक्टर रिलीज करते हैं जो क्या कहलाता है, न्यूरोट्रॉफिक। आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कि ट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? ट्रॉफिक, ट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? हाँ भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉफिक? एक तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ ट्रॉपिक, एक वर्ड है ट्रॉफिक, इन दोनों में फर्क है। देखिए, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा कोई ऐसी चीज जिसमें न्यूट्रिशन इन्वॉल्व हो। अब देखिए ये पूरा वर्ड क्या है, ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड, जीडी। मतलब ये जो फैक्टर आप जीडीएनएफ है, ये कौन सी प्रोटीन है जो कहां से डिराइव हुई है? ये ग्लायल सेल लाइन से डिराइव हुई है। ग्लायल सेल्स वो हैं जो न्यूरॉन्स के अलावा हैं ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो ये जो फैक्टर हमने डिराइव किया है, ये जो जीडीएनएफ है, ये हमने न्यूरॉन से डिराइव नहीं किया बल्कि ग्लायल सेल से डिराइव किया। मतलब ये इनका नेचुरल है। जीडीएनएफ जो है ये एक नेचुरल फैक्टर है जो ग्लायल सेल्स रिलीज करते हैं। ग्लायल सेल्स और न्यूरोट्रॉफिक है, मतलब न्यूरोट्रॉफिक मतलब ये न्यूरॉन को नरिश करने वाला फैक्टर है जीडीएनएफ, ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। और इसकी हैसियत क्या है? एक्चुअली ये प्रोटीन है, ये तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि ये एक्चुअली प्रोटीन है। सो जीडीएनएफ या ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो है वो ये चीज है कि वो एक्चुअली, उसका आइडिया कहां से लिया गया है? जीडीएनएफ का आइडिया हमने अपनी ही बॉडी से लिया। बेसिकली ये बात यहां पर वो करना चाह रहा है कि जीडीएनएफ का आइडिया कहीं बाहर से नहीं आया, जीडीएनएफ का आइडिया हमने अपनी बॉडी से लिया। और कहां से लिया है? सीएनएस से ही लिया है, लेकिन सीएनएस में से न्यूरॉन के अलावा और जो सेल्स से ये आइडिया लिया गया है। अब देखिएगा, जीडीएनएफ जो है उसके बारे में सोचा जाता है कि वो यूज होगा, और ये इंफॉर्मेशन बड़ी पुरानी है, अब तो बड़ी बड़ी जबरदस्त मेडिसिन आ गई। एपिलेप्सी, बेटा इसको जो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, यू ऑलरेडी हैव रेड दिस इन मैट्रिक, इसको हम कहते हैं मिर्गी, इसको मिर्गी कहा जाता है। और इसमें ये देखिएगा, कैरेक्टराइज्ड बाय एब्रप्ट ट्रांजिएंट सिम्टम्स ऑफ मोटर, सेंसरी, साइकिक और ऑटोनोमिक नेचर, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद चेंजेस इन कॉन्शियसनेस। मिर्गी क्या होता है? मिर्गी ये होता है कि ब्रेन सडनली नर्व इम्पल्स पास करता है और शट डाउन हो जाता है। डेथ नहीं होती, कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है बहुत तेजी। यूं कह लें कि एक तेज नर्व इम्पल्स आती है। जैसे एक मिसाल आपको देने लगा हूं, आप लोगों के घरों में कभी कभी ऐसा होता होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक आया बहुत जबरदस्त, और फौरी तौर पर सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया। सर्किट ब्रेकर ऑफ होते ही जिस पोर्शन का वो सर्किट ब्रेकर होता है वहां की सारी लाइट ऑफ हो जाती है। आप लोगों ने अक्सर तजुर्बा किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये एक ऐसी डिजीज है जिसको कन्वल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। कन्वल्सिव डिसऑर्डर होता है ऐसा डिसऑर्डर जिसमें दौरे पड़ते हैं, जिसमें फिट्स पड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन सडनली किसी वजह से बहुत तेज नर्व इंपल्स पास करता है मसल्स की तरफ, जिसके बाद बॉडी अकड़ जाती है और उसके बाद सडन शटडाउन हो जाता है और वो पर्सन जो है वो सडनली जमीन पर गिर जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि उसका जिस्म अकड़ा रहता है और कभी कभी ऐसे होता है कि पूरा जिस्म लूज हो जाता है।
मतलब मसल्स रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती हैं और कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। इसको हम मिर्गी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो पेशेंट को खाना खिलाने और पानी पिलाने में एहतियात भी की जाती है और वो पेशेंट खुद भी डरता है। उसकी वजह क्या है कि अगर खाना खाने और पानी पीने के दौरान यकदम दौरा पड़े तो सारे मसल अकड़ गए और उसके बाद उन सब ने काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब है अगर आपके हलक में पानी है और उस टाइम पे मसल्स ने वर्किंग करना छोड़ दी है तो वो जो एपिग्लोटिस ने सांस की नाली को कवर करना है वो सांस की नाली को कवर करने के बजाय ऐसे ही रह जाएगा और सांस की नाली ओपन रह जाएगी, वो पानी सांस की नाली में जा सकता है। तो इस लिहाज से एहतियात करते हैं कि जो है वो कहीं खुदा न खास्ता ऐसा कोई डिजास्टर ना हो जाए। ठीक है, इसमें देखिएगा दीज चेंजेस आर बिलीव टू बी सेकेंडरी टू सडन ऑल्ट्रेशन इन ब्रेन फंक्शन एसोसिएटेड विद एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ग्रे मैटर। ब्रेन के ग्रे मैटर में बहुत ही एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है नर्व इम्पल्स का, बहुत एक्सेसिव, और यकदम जो है वो बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। ठीक है, एज 30 से पहले पहले जो है वो ये हो सकता है। अच्छा, अगर ये जेनेटिक हो, अच्छा आपको पता है ये जेनेटिक होता है, एपिलेप्सी जेनेटिक होता है और बहुत से लोगों की फैमिली में डिफरेंट बच्चों को एपिलेप्सी होता है। ठीक है, जेनेटिक है। लेकिन अगर उसके बाद ये होता है तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर ये 30 के बाद है, सजेस्ट ऑर्गेनिक डिजीज, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये 30 के बाद हो, लेकिन 30 के बाद अगर ये होता है ना तो ऐसी सूरत में ये ऑर्गेनिक डिजीज हो सकती है। ऑर्गेनिक डिजीज का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में बाहर से कुछ एंटर हुआ है जिसने आपके ब्रेन के उन सेल्स को मुतासिर किया है। ठीक है, एपिलेप्सी की बात कर रहा हूं। सम ऑफ द टॉक ये है कि एपिलेप्सी अगर जेनेटिक हो तो वो 30 से पहले पहले अकर हो सकती है और अगर ये जेनेटिक ना हो तो फिर किसी फैक्टर, आपको पता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में जाके हमारे न्यूरॉन्स के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, 2 एग्जांपल हैं। एक तो एग्जांपल वही वाली है जो कि आप लोगों ने 5वें चैप्टर में पढ़ी हुई है एफएससी के, और एक एग्जांपल नई है रिसेंट, वो मैं आपको दोनों बताता हूँ। अब इसमें बेटा होता ये है कि कोई ऐसा फैक्टर बाहर से आया और उसने हमारे न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय कर दिए या हमारे ब्रेन को नॉर्मल कर दिया, तो एपिलेप्सी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, अब ये होती है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ये हर उस पर्सन की होती है जिसके ब्रेन फंक्शंस में डिसऑर्डर का खदशा होता है। एपिलेप्सी में ज़रूरी नहीं है ये। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी जो है वो बताती है कि कैसे इसके अंदर जो है वो, अब मैं आपको जो है वो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम खोलते हैं ईईजी ऑफ एपिलेप्टिक वर्सेस नॉर्मल पर्सन, ये अब हम देखते हैं। ठीक है, ये ग्राफ देखते हैं, ये हमारे लिए ये देखिए, ये देखिएगा, ये जो है ना मैंने पिक्चर खोली है, ये देखिएगा ज़रा, आप लोगों को यहाँ से ये भी पता लगेगा कि ईईजी क्या होता है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम खोली है। तो यही मैं कह रहा था कि जो फिजिकल क्लासेस हैं उसमें ये जो चीज़ें हैं, ये वाले एग्जांपल के तौर पर पिक्चर लाना ये ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखें, नॉर्मल ईईजी, नॉर्मल ईईजी है और ये एपिलेप्टिक सिजियोर ईईजी है कि जिसमें एपिलेप्सी का है। अब ये देख लीजिए कितना फ़र्क है दोनों में, बहुत ह्यूज फ़र्क है। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड माइक्रो वोल्ट्स में एम्पलीट्यूड है और इसमें देखिए ज़्यादा एम्पलीट्यूड किस तरफ है, माइनस की तरफ है, -200, मतलब जो नर्व इम्पल्स है वो सीवियरली लो हुई भी है। तो बाकी इसकी रीडिंग क्या है वो मुझे भी उस तरह रीड नहीं करनी आती ईईजी, तो आप देख लीजिए कि ईईजी आपको वाज़ेह तौर पर बता सकती है कि इस पर्सन को किस हद तक एपिलेप्टिक डिसऑर्डर हो रहा है, क्योंकि एक एपिलेप्टिक डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। एक एपिलेप्टिक डिसऑर्डर ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, सवियर लॉस ऑफ नर्व इम्पल्स है और ब्रेन शट डाउन हुआ है। तो अब आप आइए, इसमें जो है एंटी कन्वल्सन ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं जिसमें वो दौरे वगैरह पड़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्योर की हेडिंग भी अलग। ये डिजीज है जिससे पहले मैं आपको 1-2 बातें बताता हूँ। अल्जाइमर, तो मोस्ट हॉन्टिंग डिजीज, हाँ कम से कम मुझे तो ये डिजीज जो है
ये हॉन्टिंग डिजीज लगती है, खौफनाक। बेटा आप लोगों ने 5वें चैप्टर में पढ़े हुए हैं प्रायॉन्स, और एक आप लोगों ने एमीबा रिसेंटली जो है वो पढ़ा होगा, जो एमीबा हमारे ब्रेन सेल्स में एंटर होता है और ब्रेन सेल्स को ईट करता है। वंस अगेन मुझे उसका नाम भूल गया, ये भी पिछले साल खबर आई थी, एक मशहूर नाथ खां उस अमीबा का शिकार हो गया था, उसका ब्रेन कोलैप्स हो गया था पूरी तरह। आमतौर पे ये जमीन के नीचे जो पानी होता है या गर्म पानी, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, उसमें रहता है। क्या नाम था उसका यार, साइंटिफिक नेम हमेशा मुझे भूल जाता है। चलें वो मैं देख के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। मैं बता रहा था प्रायॉन्स। आपको पता है कि ये जो प्रायॉन्स होते हैं ना, ये प्रायॉन्स, एक तो आप लोगों ने 5th चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ये मैड काउ डिजीज कॉज करते हैं। और मैड काउ डिजीज ये कैसे कॉज कर देते हैं, ये प्रायॉन्स एक खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो स्पेशली ब्रेन में जाकर न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। और दूसरा, प्रायॉन्स और प्रायॉन्स लाइक जो बॉडीज हैं, प्रायॉन्स के साथ एक और तरह की बॉडीज भी होती हैं, अनलकीली मुझे उनका भी नाम नहीं याद आ रहा। प्रायॉन्स के साथ एक और तरह का फैक्टर होता है, ठीक है। आप लोगों को याद है प्रायॉन्स के साथ एक और नाम आप लोगों के 5वें चैप्टर में भी है शायद, एक तो वायरस है ना, वायरस के साथ प्रायॉन्स है, प्रायॉन्स के साथ एक और नाम भी था, पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त। खैर, अब आप इसमें देखिए कि ये क्या करते हैं, ये जो ये जो प्रायॉन्स हैं, ये हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल है, वो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। अगर आप लोग उर्दू आर्टिकल, तकरीबन 5 से 6 मिनट का आर्टिकल रीडिंग का जो है वो अगर पढ़ सकते हैं, तो ये जो प्रायॉन्स है इनकी पूरी हिस्ट्री है कि ये प्रायॉन्स कहाँ से आए और इन प्रायॉन्स ने हिस्ट्री में कितनी तबाही मचाई हुई है, ये मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा, ये आर्टिकल आप लोगों को मैं सेंड करूँ, ठीक है। मेरा ख्याल है मेरे पास पढ़ा भी हुआ है इस वक्त। खैर, तो ये जो प्रायॉन्स होते हैं ये कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं किसके, अल्जाइमर के कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं अगर अल्जाइमर जेनेटिक ना हो। देखें, ये प्रायॉन्स जो हैं ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, अगर अल्जाइमर जेनेटिक है तो वो एक अलग बात है। अल्जाइमर क्या होता है बेटा? अल्जाइमर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। अब इस वर्ड को जरा गौर से सुनिएगा, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है? न्यूरॉन्स की डेथ हो रही है, हमारे ब्रेन सेल सीधे सीधे डेथ होती है, मतलब कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं है, डैमेज कुछ नहीं है, सीधी सीधी डेथ है। अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज है जिसमें मेमोरी लॉस भी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से स्टार्ट होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस के बाद एक टाइम आता है कि वो पर्सन नहाना भूल जाता है। कैसे नहाया जाता है? ये नहीं कि नहाना भूल रहा है वो कि यार मैंने नहाना था, नहीं 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 नहीं। कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कपड़े पहने जाते हैं कि नहीं पहने जाते, और सवियरली खाना कैसे खाया जाता है, स्वॉलो कैसे किया जाता है। मतलब ये मैं आपको एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, एक्सट्रीम केस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो ये है ना कि आपने जो है वो एक आपकी रेगुलेटरी बन गई कि यार एक चीज रखी थी, अच्छा इस तरह से हुआ था, यार मैंने खाना खाया था कि नहीं खाया था मुझे बताना जरा, ऐसे केस भी आते हैं। अब इसमें आपको ये तो कॉन्शियसनेस है ना कि खाना खाना है। एक्सट्रीम केस में आपको ये भी नहीं होता कि खाना खाना है कि नहीं खाना, खाना क्या होता है ये। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा तो आई वॉज लिटरली स्केयर्ड। ये मोस्ट हॉन्टिंग डिजीज है न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के हवाले से, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, डेक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, इट्स सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज दैट कॉज डिमेंशिया, मेमोरी लॉस। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब जेनेटिक हो सकती है। ऑल्सो एविडेंस दैट हाई लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम मे कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ दिस डिजीज। हाई लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम भी इसी को ये कॉज कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ यहाँ कुछ भी नहीं बताया हुआ, लिटरली यहाँ कुछ नहीं बताया हुआ। ये एक डिजीज है जो कि, और ये भी बहुत, यूं कह लें कि रेयर केसेस नहीं है इसमें, इसके रेयर केसेस नहीं है।
मतलब अच्छे खासे केसेस हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। अमेरिका में तो क्योंकि डिस्कवरी बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा वो रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, वो डिफरेंट किस्म के सर्वेज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर ज़रा ज़्यादा केस हमें पता लग जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन ब्रेन को तबाह करने वाली एक चीज़ होती है अल्कोहल, ब्रेन को तबाह कर देती है, लिवर और ब्रेन को तबाह करके रख देती है। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स इस वजह से भी हो सकते हैं। सो मैं बुनियादी तौर पर बात कर रहा था कि ये डिजीज ऐसी है जिसमें सीधी सीधी ब्रेन सेल्स की डेथ है, मेमोरी सेल्स की डेथ है। आपके दो टाइप की मेमोरी सेल्स हैं, आप लोगों ने पिछले दिनों ब्रेन पढ़ा है। एक आपके सेरिब्रम में जो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके लिम्बिक सिस्टम के हिप्पोकैम्पस में होती है, ठीक है। सो ये जो दो एरियाज हैं, इनमें अगर ब्रेन सेल डेथ हो जाती है तो, और इसी तरीके से आपकी जो मेमोरी स्टोरेज होती है जो कि बहुत पुरानी मेमोरीज होती हैं, लेकिन वो आपके ताज़ा मेमोरीज में शामिल नहीं होती जो हाइंड ब्रेन में होती है, उनकी भी जो है वो डेथ हो सकती है। और आम तौर पर ये वो मेमोरीज हैं जो कि बिल्कुल हिडन है, बिल्कुल हिडन है, आप अपनी डेली लाइफ में वो याद ही नहीं करते कि यार वो भी कुछ चीज़ है। ये इस तरह की डिजीज होती है अल्जाइमर, और इसमें आमतौर पे लेटर एज इसकी वजह हो सकती है, प्रायॉन्स वगैरह भी बताया मैंने आपको, और उसके अलावा जो है वो इसके जेनेटिक्स भी इसकी वजह हो सकती है, ठीक है। तो ये खासी डेंजरस इस लिहाज से डिजीज़ होती है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने अपनी बुक में लिखी हुई है, एफएससी की, वो मेरे कमरे में पड़ी है ऊपर, वो मैं ना कोशिश करता हूँ भी पिक्चर भेज दूँ आप लोगों को, थोड़ी सी डिटेल मैंने वहाँ भी लिखी हुई है। हाँ नहीं, प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स नहीं, प्रायॉन्स के साथ एक और वर्ड भी था, बहरहाल चलें मैं देखता हूँ, क्योंकि प्रायॉन्स से छोटी प्रोटीन्स भी आ गई हैं। आपको पता है ये जो प्रायॉन्स होते हैं ना, ये वायरस से भी छोटे होते हैं, और प्रायॉन्स से छोटी प्रोटीन्स भी आ गई हैं जो कि इसी तरह की डिजीज कॉज कर सकती हैं। वायरस एक तो है ना, वायरस प्रोटीन्स है, वायरस के पास जो है वो डीएनए मौजूद है, प्रायॉन्स के पास डीएनए भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड के जरिए पहुंचकर और वहां पे जाके तबाही फेरते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे होते हैं जिनका जहन में इस वक्त मेरा नाम नहीं आ रहा, वो भी, उनके पास भी डीएनए नहीं होता, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो डिजीज कॉज होती है। जी बच्चे को सवाल? यहाँ तक आपकी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इट एंड्स अप। अब मेरा ख्याल है कि मैंने ये तकरीबन, हमने ये चैप्टर कब शुरू किया था बेटा, कुछ याद है आप लोगों को? मेरे ख्याल है इसकी पहली अपलोडेड वीडियो है, उसकी डेट देखता हूँ मैं। आप लोगों को क्वेश्चन है तो बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं?